भारत निर्वाचन आयोग। हमारा आज का विषय है भारत निर्वाचन आयोग। भारत में लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, दोनों है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में होगा विधि निर्माण में। किसमें? विधि निर्माण में। जो विधि निर्माण होता है, इस विधि निर्माण में क्या होगा? जनता या जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जनता के प्रतिनिधि भाग लेंगे। लोकतंत्र का एक सिंपल सा आसान परिभाषा यही याद रखिएगा। जनता, विधि निर्माण में जनता या जनता के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब चलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का क्या होता है? देश का सर्वोच्च पद, देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत ना होकर क्या होगा? वंशानुगत ना होकर कोई भी नागरिक बन सकता है। कोई भी नागरिक बन सकता है। यानी कि इन दोनों परिभाषा में एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि भारत में चुनाव का आवश्यक है, चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है। भारत में चुनाव का पूरा महत्व है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो दिख रही है। जी मैसेज कर रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो आप फिर से रिज्वाइन हो जाइए क्लास में। तो चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है। अब सवाल ये कि जब चुनाव होगी तो ये यानी कि एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी वाला काम हुआ चुनाव, क्योंकि चुनाव से ही क्या होगा? चुनाव के दौरान ही जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। वो प्रतिनिधि जो विधि निर्माण में भाग लेंगे। चुनाव से क्या होंगे? जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और ये प्रतिनिधि क्या करेंगे? ये प्रतिनिधि ही विधि निर्माण में भाग लेंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि ये चुनाव कराने की जिम्मेवारी एक जिस भी संस्था को दिया जाए, वो संस्था क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए एवं स्वायत्त होना चाहिए। इसी वजह से भारत में जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, जिसको चुनाव आयोग भी कहते हैं, भारत निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं। इसी निर्वाचन आयोग को हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं। तो ये जो निर्वाचन आयोग है कहिए या फिर चुनाव आयोग कहिए, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि इस पर किसी का प्रेशर नहीं है, ये अपना निर्णय ले सकता है। स्वायत्त संस्था है एवं ये अर्ध न्यायिक संस्था भी इसको कहा जाता है। इसको अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। तो ये स्वायत्त संस्था भी हुई, अर्ध न्यायिक संस्था भी हुई। इसको इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। वर्तमान समय में चुनाव आयोग बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी क्या है? साफ सुथरा चुनाव कराना। एक चुनाव आयोग का सबसे पहला जिम्मेवारी होता है साफ सुथरा एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुई थी तो वहां हाईकोर्ट अपने एक निर्णय में चुनाव आयोग को हत्यारा
कह दिया। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का मानना है कि कोरोना जैसे जब कोरोना पूरी तरह से फैल रहे थे, कोरोना भारत में क्या थे, बहुत विकराल स्थिति में थे, सेकेंड फेज में काफ़ी विकराल स्थिति में थे। इस स्थिति में होने के बाद भी आप मतलब लगातार चुनाव कराए तो कराए, चुनाव कराना गलत नहीं था, चलिए ठीक है कराए, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल पर ध्यान नहीं दिए। लाखों के लोगों की रैलियाँ आई, लोग पूरा कैंपेन किए, किसी प्रकार का कोई जवाबदेही नहीं लिया गया, जो क्या हुआ, बीमारी को फैलाने का एक बहुत बड़ा कारक बना। तो इस वजह से हाई कोर्ट चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा जो है डाँट फटकार भी लगा दिए थे, हत्यारा तक कह दिए। दूसरा तरफ क्या है, अभी हाल के दिनों में संसद में चुनाव संशोधन बिल, चुनाव सुधार संशोधन बिल लाया गया था, जिसका नाम है चुनाव सुधार संशोधन बिल 2021। ये फेमस है, इसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। जो अभी नया बिल आया है चुनाव सुधार संशोधन, ये लोकसभा में पास हो चुकी है और राज्यसभा में भी पास हो चुके हैं। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाते ही क्या होगा, ये बिल एक्ट बन जाएगी, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगी, विधेयक से अधिनियम बन जाएगी। तो ये भी चर्चा में है, आगे पढ़ाया जाएगा। तो चुनाव आयोग और अभी इस वजह से चर्चा में है। और एक आज फिर क्या हुआ है कि जो कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, अभी ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आए हैं, तो इसमें हाई कोर्ट जो है यूपी चुनाव को रोकने के लिए कहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट शायद दोनों में से कोई यूपी चुनाव को रोकने की बात कहा है कि जो यूपी ही नहीं, अभी जो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड जो भी चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में करीब होंगे, इन राज्यों में चुनाव को स्टॉप करने के लिए कहा गया है। गोवा भी एक होगा और शायद नॉर्थ ईस्ट में भी कोई एक है या फिर यही 4 है, शायद नहीं से यही 4 होगा। पंजाब, सॉरी पंजाब, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, 4 स्टेट का चुनाव है। तो यहाँ पर इन चारों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कोर्ट का कहना है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए और पिछले इसी साल जो गलती हुई है बंगाल चुनाव में, चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। तो खैर अब वो भविष्य का में क्या होगा, फिलहाल हम लोग चुनाव आयोग में वापस आते हैं। तो चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, अर्धन्यायिक संस्था है। जो है समझ चुके हैं कि इसको क्यों स्वायत्त और अर्धन्यायिक संस्था बनाया गया, इसका क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। सबसे पहला जिम्मेवारी क्या है, साफ सुथरा एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। तो जब साफ सुथरा एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है यदि इन्हें, तो स्वाभाविक बात है इनको पावर देना होगा। और ये पावर देने के लिए इनको क्या किया गया है, संविधान द्वारा इनको स्वायत्त संस्था बनाया गया है और अर्धन्यायिक संस्था का रूप दिया गया है। यदि चुनाव आयोग के गठन की बात करें, चुनाव आयोग का गठन, ये सवाल आ जाता है, कब हुआ था चुनाव आयोग का गठन? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दिन हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं, इसी दिन हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग किसका किसका चुनाव कराते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराते हैं उनको देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, सॉरी उपराष्ट्रपति होंगे ना, मैं राज्यपाल बोल रहा हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तो राष्ट्रपति ही चुनते हैं, नियुक्त करते हैं उनको, राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं केंद्रीय जो कार्यपालिका के सिफारिश पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा,
राज्यों के विधानसभा, ये तो करेंगे ही, एवं विधान परिषद जिस राज्य में हो, जिस राज्य में हो, ये क्या है, इतने का ये चुनाव कराते हैं। किनका किनका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा, एवं यदि वहां विधान परिषद है तो उनका भी वो चुनाव कराते हैं। अब तक हम लोग क्या समझे? भारत निर्वाचन आयोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चुनाव आयोग कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में इसी को इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ये कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है, एवं स्वायत्त संस्था है, एवं दूसरा अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है। दूसरा हम लोग क्या समझे? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को होगी। ठीक है, ये समझे। और ये किसका किसका चुनाव कराती है? लोकसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एमएलए, एमएलसी, यदि वहां है एमएलसी की, जिस राज्य में एमएलसी है उसी राज्य में। इतने का ये चुनाव कराते हैं। अब आते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति, चुनाव आयोग की, जो संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है उस पे चलते हैं। अनुच्छेद 324, कहा कौन सा? अनुच्छेद 324 और से अनुच्छेद 329, इस बीच इनका पूरा वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं 324, अनुच्छेद 324। 324 में क्या है? चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण। चुनाव आयोग में, पहले शॉर्ट में समझते हैं फिर विस्तार से समझते चले जाएंगे। चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अब आते 325, अनुच्छेद 325। यह कहता है धर्म या धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करना, शामिल ना करना एवं इसके आधार पर किसी व्यक्ति को अवैध ना ठहराना। मतदान के लिए किसी व्यक्ति को मतदान के लिए अवैध ना ठहराना।
एक बार फिर से समझते हैं 325। हमारे देश में कौन सा मताधिकार होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कहने का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इस मताधिकार में कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को, भारत का कोई भी नागरिक है उसको मतदान करने का अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिला है या फिर वो कानूनी रूप से नागरिकता लिया है। कोई भी नागरिक है उसको है। तो अब कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नागरिकता मतदान में शामिल नहीं करना है। यानी कि आपको उसको शामिल करने के कारण पीछे जो जाति या लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये पुरुष है इसलिए इसको शामिल किया, इसलिए इसको मतदान के लिए शामिल किया जा रहा है, ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ना ही अवैध नहीं है कि अब जैसे कोई महिला मतदान करने का अधिकार इसलिए नहीं दे रहे, या ये फलना जाति का है इसलिए इसको मत नहीं दे रहे हैं, या फिर ये फलना जाति का है इसलिए इसको मतदान करने का अधिकार दे रहे हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। कौन सा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये मताधिकार हमारे यहाँ है, यानी कि हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे उसका कोई भी किस लिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, कोई मतलब नहीं है। उनको मतदान करने का अधिकार है। इसके आधार पर आप अवैध भी घोषित नहीं कर सकते हैं, ना ही ये आधार बनाकर किसी को मतदान करने का अधिकार देना है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यही 325 में कहा गया है। अब आते हैं 326, अनुच्छेद 326। 326 में क्या कह रहा है कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो या एमएलए हो, इसके निर्वाचन का क्या होगा? प्रत्येक राज्य का भी या एमएलसी ही हो। वयस्क निर्वाचन कैसा होगा? वयस्क मताधिकार पर, मतलब कि हर एक जो भी सीमा किया गया, तय किया गया है। वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ जो भी अर्हता रखा गया, अर्हता जो भी रखा गया, जो भी मतदान करने का जो भी योग्यता रखा गया है, उस योग्यता को जैसे ही कोई पार किया, जैसे योग्यता रखा गया क्या कि 18 वर्ष, ठीक है? कोई व्यक्ति जैसे ही 18 वर्ष का पार कर चुका, अब उसको मतदान करने का अधिकार है। ये कह करके कि नहीं ये फलना धर्म का है या फलना जाति का है, फलना लिंग का है, हम उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति जब तक 18 वर्ष का नहीं हुआ है तब तक उसको नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं दिया जाएगा। चाहे भाई ऐसा नहीं है कि नहीं ये फलना जाति का है या फलना धर्म का इसलिए उसको 16 वर्ष में ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 325 और 326 में यही क्लियर किया गया। 325 में क्या क्लियर किया गया? 325 में स्पष्ट कह दिया कि आपको मतदान, क्योंकि किसी व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। इस सवाल को हमेशा माइंड में रखना है। सवाल आ सकता है कि किसी भी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार कौन देता है? वो मतदान देने का अधिकार दे रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही आपका वोटर कार्ड बनाता है, वही वोटर कार्ड या फिर आपका वोटर लिस्ट में जो है नाम तय करता है, और वोटर लिस्ट में नाम तय होने के बाद ही आप वोट डाल सकते हैं उस क्षेत्र में। तो इस वजह से ये चुनाव आयोग को 325 में निर्देश दे दिया है। क्या निर्देश दे दिया? कि आप धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल नहीं करना है, ना ही किसी व्यक्ति को इस आधार पर अवैध घोषित करना, मतदान करने के लिए अवैध घोषित करना, ये आधार होना ही नहीं चाहिए। और साथ में क्या कह दिया गया है? साथ में 326 में कह दिया गया है कि वयस्क मताधिकार आपको प्रयोग कर, मतलब कि एक संसद विधि द्वारा एक उम्र तय की जाएगी। संसद विधि द्वारा एक उम्र तय की जाएगी, ठीक है? एक उम्र तय की जाएगी, और इस उम्र में के जो भी लोग हैं और वो भारत का नागरिक है, तो उसको क्या करना है? मतदान करने का अधिकार देना है। 326 में ये कहा गया है।
यानी 325 और 326 में ये स्पष्ट किया गया है चुनाव आयोग को कि किसको मतदान करने का किसको देना है और किस आधार पर आपको नहीं देना है या किसी को नहीं देने से रोकना है। अब आते हैं 327 अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 कहता है विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। कहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव के संबंध में यदि कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। अब उदाहरण इसको ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए जो पंचायत चुनाव होते हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं। ये राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अंदर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब ये चुनाव आयोग से बाहर है। ये वही काम करेगी जो चुनाव आयोग इसको गाइडलाइन दिया हुआ है या फिर जो संसद विधि बनाएगा। चुनाव आयोग के लिए जो संसद विधि बना हुआ है, यानी कि चुनाव से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे पंचायती चुनाव ये राज्य द्वारा होती है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य बोलेगी, राज्य सरकार कहेगी कि नहीं हम 16 साल में ही मुखिया का चुनाव में जो है 16 साल में ही मतदान कर सकता है। ऐसा नहीं है, ये तय संसद करेगी। जो संसद तय करेगी और जो निर्वाचन आयोग तय बनाया हुआ है, उसका जो निर्वाचन आयोग का जो भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके ही बनाए गए अधिनियम के अनुसार कोई भी, चाहे वो राज्य सरकार करा रही है या कोई भी करा रही है, चुनाव कराया जाएगा। और उसको बनाने की शक्ति किससे है? चुनाव के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ऐसा नहीं है कि अब पंचायत चुनाव है तो राज्य विधानसभा अपने मन से कुछ नया चीज ले रही। अब वो पंचायती चुनाव, उसका भले ही उसका पंचायती अधिनियम जो हो, हर राज्य का अपना अपना पंचायती अधिनियम होता है, अपने हिसाब से बन लाती है, लेकिन जो पंचायती अधिनियम में जो उसका चुनाव होगा, चुनाव के संबंध में वो संसद के ही अनुसार चलना है। अब राज्य ऐसा नहीं है कि वो पंचायत चुनाव में 16 साल कर देगा कि 16 वर्ष में आप मतदान डाले देंगे, ऐसा नहीं है। जो संसद तय किए उसके अनुसार चलना है। ये अनुच्छेद 327 में स्पष्ट है, जिससे सवाल आ सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 327, ये सवाल आ सकता है। अभी चूंकि इस बार चुनाव काफी चर्चा में रहा है, इस बार जो है चुनाव आयोग और चुनाव काफी चर्चा में रहा है और इस बार अभी भी चर्चा में है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा ये सबको। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है? तो अनुच्छेद 327। अब चलते हैं 328। 328 में थोड़ा सा झटका लगेगा आप लोग को। किसी राज्य के विधानमंडल में, किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। अब यहाँ पर यह आ रहा होगा मन में ख्याल कि थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा है? चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है,
अब फिर यहाँ आ रहा है राज्य के विधानमंडल में को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अब देखिए हर राज्य का विधानमंडल का अपना है, उनका अपना, जैसे कि किसी राज्य में एंग्लो इंडियन का सीट होता है, किसी राज्य में नहीं होता है। भारत में ही बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां एंग्लो इंडियन का सीट है, जैसे उत्तर प्रदेश में। कुछ राज्य है जहां नहीं है। राज्य की और भी जो विधानमंडल को लेकर के और भी ऐसी कई चीजें होती है, तो वो कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा विधानमंडल, लेकिन ध्यान रखना है जो संसद तय किया है उसके अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल ये तय कर लेगा कि नहीं, मेरे यहाँ जो 17 वर्ष का होगा मेरा राज्य में, वो विधानमंडल जो है विधानसभा का चुनाव दे सकता है, ऐसा नहीं है। वो 18 तय किया है तो आपको 18 ही तय करना है, यहाँ भी 18 ही रहेगा। लेकिन जो विधानमंडल का जो व्यक्तिगत है उसको लेकर के विधानमंडल अपना कानून बना सकती है। जो विधान, अब जैसे एंग्लो इंडियन का सीट है, अब वो एंग्लो इंडियन का सीट है। अब एंग्लो इंडियन का भी क्या होता है, जैसे केंद्र में संसद में 10-10 वर्ष में बढ़ती है, तो वैसे ही अगर उस राज्य में है तो वहां भी होगा कि 10-10 वर्ष के लिए बढ़ेगी। तो वो कौन करेगा? तो वो विधानमंडल तय करेगा। अब उसके राज्य में एससी एसटी का संख्या किस हिसाब से, और उस हिसाब से वो तय कर रही है कि मेरे राज्य में चूंकि एससी एसटी ज्यादा है तो हमको क्या करना है, एससी एसटी के लिए सीट का रिजर्वेशन करना है, कितना सीट का रिजर्वेशन करना है, ये तय वो करेगी, राज्य का विधानमंडल तय करेगी। लेकिन जो भी तय करेगी वो ध्यान रखिएगा, संसद जो बना रही है उसके अंतर्गत करेगी, उससे बाहर नहीं जा सकती है। अब चलते अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 कहता है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। ठीक है, ये 329। अब ये इसका मतलब क्या है ये अभी नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। वो जब हम लोग, अभी इसमें नहीं फंसना है, ये बाद में हम इसको बारे में विस्तार से बताएंगे ये क्या है। अब इस हम लाइन लोग को फिर चलते हैं, से एक बार पढ़िए तो सर। क्या बोले? अनुच्छेद 300 अनु अनुच्छेद 329 जो है इसको पढ़िए तो फिर से, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं निर्वाचन आयोग का महत्व में। निर्वाचन आयोग का महत्व की बात करें तो ये मुख्य रूप से कब से काम कर रहा है? 1952 से। 1952, 1952 से 1952 से ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों को कराया रहा है, संपादन कर रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का क्या कर रहे हैं? ये संपादन कर रहे हैं। संपादन कर रहे हैं। 1952 से। चुनाव आयोग सबसे पहले ये चुनाव तो कराते ही, साथ में ये मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करते हैं। यानी चुनाव आयोग ये प्रयास करते हैं
कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे एक नियम रखते हैं कि लोगों का क्या हो, पोलिंग बूथ घर से 2 किलोमीटर के अंदर हो। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे अब पता चला कि मतदान है, अब उसको जो वोट डालना है, वोट कहाँ डालना है? वोट डालने के लिए जाना है 5 किलोमीटर दूरी पर। स्वाभाविक बात है कि लोग जाने से हिचकेगा, 5 दूनी 10 किलोमीटर का सफर। उसके बाद और भी कई प्रयास करते हैं। जैसे अब अगर गर्मी का मौसम है, चुनाव हो रहा है, तो आयोग क्या करती है? टेंट लगवाने का व्यवस्था करती है। क्यों? ताकि लोग क्योंकि चुनाव का काम में क्या होता है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो टेंट लगा रहेगा तो धूप से लोग परेशान ना हो। ऐसा ना हो कि अब लोग आया, 15 मिनट 20 मिनट धूप में खड़ा रहा और धूप से परेशान होकर के क्या किया, छोड़ो वोट नहीं डालना है, चले जाए। जो पब्लिक फिगर होते हैं, जो बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर हुए, एक्ट्रेस हुए, स्पोर्ट के हुए, ये सबसे क्या करवाते हैं? विज्ञापन भी करवाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप मतदान में शामिल हो। साथ में साफ सुथरा चुनाव हो, इसके लिए क्या करती है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ऐसे जो स्टार होते हैं, जो पब्लिक फिगर जो भी होते हैं, उनसे क्या करते हैं? उनसे ये अपील करवाते हैं कि आप अपना मतदान ईमानदारी से दे, ना कि किसी से रुपया या अन्य लाभ लेकर के। योग्य व्यक्ति को आप चुने। हाल फिलहाल में अभी जैसे नोटा को भी जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि पहले बहुत से लोग होते थे कि ये सोच के वोट नहीं डालते थे कि नहीं, हम कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। नोटा का भी विकल्प दिए कि नहीं, कोई पसंद नहीं है तो नोटा को चुनिए। तो निर्वाचन का महत्व क्या है कि ये राष्ट्र और राज्य स्तरों के जो भी चुनाव होते हैं उनका तो संपादन करते ही, उनकी जिम्मेवारी रहती। साथ में ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक लोग मतदान में शामिल हो। क्योंकि जितने ज्यादा लोग मतदान में शामिल होंगे, उससे क्या होगा? जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो अधिक स्पष्टवादी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अब ऐसे इसको समझिए, 100 लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है, 50 लोग गए वोट डालने। अब 50 में एक व्यक्ति को 30 मिला, एक को 10 मिला, एक को 10 मिला, इसको नहीं मिला। अब हो सकता है कि जो बाकी का 50 लोग था, वो 50 में 30 इसको पसंद कर रहा हो, लेकिन ये वोट डाल नहीं पाया, या इसी को पसंद कर रहा है। ऐसे देखिए तो ये 50 में ए जीत गया। लेकिन हो सकता है कि ये जो बाकी 50 लोग हैं, इस 50 में से 30 लोग इसको पसंद कर रहा है और 20 लोग इसको पसंद कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। तो पूरा ग्राफ क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसका हो जाएगा कितना? 40, इसका हो जाएगा 30, इसका 30, तो ये जीतता। यानी कि प्रतिनिधि, यानी कि लोकप्रिय कौन है? लोकप्रिय है 20, लेकिन मतदान में ज्यादा लोगों की भागीदारी नहीं होने की वजह से क्या हो गया? जीत गया कौन? ए। यही वजह है कि चुनाव आयोग कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, ताकि एक स्पष्ट और सही जनप्रतिनिधि चुना जाए। चुनाव आयोग का और काम क्या है? चुनाव में समानता लाना। अब ऐसा नहीं हो रहा कि अब जो सरकार है उसके प्रति ही जो है चुनाव आयोग उदार बने हुए, ऐसा नहीं। चुनाव में समानता लाना, निष्पक्षता लाना, स्वतंत्रता स्थापित करना, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव अपने पसंद के लोगों से दे सके। भयमुक्त चुनाव कराना। चुनाव आयोग प्रयास भी करती है ऐसे समय पे। इसके लिए क्या करती है? ध्यान रखती है, हर कैंडिडेट का क्या होता है, एक लिमिट खर्च होता है कि लिमिट में ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खर्च कर सकते हैं। और साथ में कैंडिडेट पे नजर डालते हैं, कहीं ये किसी को नोट तो नहीं दे रहे हैं, ये बांटने में कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब होता है कुछ ज्यादा पार्टी सार्टी करा रहा है, ताकि लोग उससे लाभान्वित रहे। ऐसे में क्या होगा? फिर पूंजीवाद चुनाव फिर निष्पक्ष रहेगा नहीं और समानता भी नहीं रहेगी। यहाँ तो फिर पूंजीवादियों का वर्चस्व आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो बेईमान है, लेकिन वो क्या कर रहा है
रिश्वत दे के वोट ले रहा है, और एक व्यक्ति जो ईमानदार है, समाज सेवक है, बेचारा के पास लेकिन गरीब है, रुपया ही नहीं है कि वो किसी को दे सके, तो अब वो हार रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सही जनप्रतिनिधि नहीं चुना जा रहा है। इसलिए चुनाव में समानता लाना, निष्पक्षता और स्वतंत्रता स्थापित करना, ये इसका काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। ये जवाबदेही भी लेता है, स्वायत्तता की भी का जो होता है, ये स्वायत्तता का भी रोल निभाता है। साथ में ये प्रयास करता है कि कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ क्या हो, चुनाव आयोजित हो। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ हमेशा रहता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है, सभी हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। चुनाव आयोग, स्वाभाविक बात है, वो प्रयास करता है कि जितने भी राजनीतिक दल है, चुनाव अधिकारी है, उम्मीदवारी है, सबके बीच क्या हो, चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा हो। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे चुनावी अधिकारी हो, राजनीतिक दल हो, चुनावी अधिकारी हो, मतदाता हो, जितने भी हो, चाहे उम्मीदवार हो, इन सब के बीच में क्या करना है, चुनाव की प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ाना, उसको मजबूती प्रदान करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। तो ये सब का वर्णन, अब ये सब के वर्णन कहाँ किया गया है कि चुनाव आयोग कैसे जो है उसका कार्य करेगी अपना, इसका वर्णन किया गया है भाग 15 में, जो भी बताए 324 से 329 के बीच में। अब आते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग का कार्य प्रणाली के बारे में समझते हैं। निर्वाचन आयोग का जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में समझते हैं। ये पहले ही बता चुके हैं, निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से किसका किसका चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, ये भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, विधानसभा, यहाँ सॉरी राज्यसभा छूट गया, राज्यसभा और विधान परिषद है तो विधान परिषद, ये सब का ये चुनाव कराते हैं। निर्वाचन आयोग ही क्या करते हैं, ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण करते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करते हैं या रद्द भी करते हैं, रद्द भी यही करेंगे, पंजीकरण को रद्द भी यही करते हैं। राजनीतिक दलों का मान्यता भी यही देते हैं। कौन सा राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल होंगे, राज्य स्तर के राजनीतिक दल होंगे, वो आगे बताएंगे। राजनीतिक दलों का मान्यता भी यही देते हैं, चुनाव चिन्ह भी देने का काम करते हैं, ये चुनाव चिन्ह भी देने का काम करते हैं। इसके अलावा ये सांसद या विधायक की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी राय भी देते हैं। किसी निर्वाचन आयोग जो है सांसद या विधायक, इसकी अयोग्यता के लिए क्या होगी, सांसद के लिए राष्ट्रपति को और विधायक के लिए राज्यपाल को, इसको रद्द देते हैं। और ये कर भी सकते हैं निर्वाचन आयोग अगर चाहे, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांसद है लेकिन वो ऐसे बाद में पता चला कि वो
अयोग्य घोषित हो चुका, वो ऐसे उसके साथ जो है जैसे कोई होता है गलत डाटा दे करके, जैसे अभी नरेंद्र मोदी पर भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये इन्फॉर्मेशन गलत दिए है। हालांकि इलेक्शन कमीशन से उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे करके क्या किया, चुनाव लड़ा, बाद में पता चला कि इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उसको ये क्या करते हैं, उसका जो है ये रद्द कर सकते हैं, उनका पद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं और वो सांसद नहीं रहेंगे। तो निर्वाचन आयोग ही सांसद या विधायक की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपना राय देता है। निर्वाचन आयोग गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के निर्वाचन के लिए क्या करते हैं, अयोग्य घोषित करने का काम करते हैं। अब है निर्वाचन आयोग के महत्व कार्य को संक्षेप में समझ लीजिए। सबसे पहला क्या है कि निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन कराए, आयोजन कराए। अब ये चुनाव किसको किसको देता है, उपराष्ट्रपति, किसका किसका चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ध्यान रखिएगा, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है, राज्य सरकार के ऊपर वो जिम्मेवारी होती है। दूसरा, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये इसका दूसरा काम हुआ, निर्वाचक नामावली तैयार करना। अब तीसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, ठीक है। चौथा, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करना, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करना। अब यहां है कि वर्गीकरण कौन सा करेगा, तो ध्यान रखिए, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण क्या करेगा, कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कौन सा राज्य स्तर के राजनीतिक दल है, कौन दोनों में से कोई नहीं है, सिर्फ उसको मान्यता दिया जा रहा है। किसको जो है किसी निर्दलीय को जो चुनाव चिन्ह देना, दल को या निर्दलीय को, जो निर्दलीय भी लड़ते हैं उसको चुनाव चिन्ह देना, ये सब क्या है, इसका काम है। ये का काम इनका है, चुनाव आयोग का। सांसद या विधायक, सांसद या विधायक की अयोग्यता का सलाह देना, किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को। सांसद के लिए राष्ट्रपति को, विधायक के लिए राज्यपाल को, ठीक है, इसकी अयोग्यता का सलाह देना। लेकिन एक मामले में वो कब, दल बदल को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, जब दल बदल वाली बात हो जाती है तब ये सलाह नहीं देते, दल बदल को छोड़कर, दल बदल को छोड़ करके ये सलाह देते हैं। छठा, गलत निर्वाचन उपायों पर, गलत निर्वाचन उपायों मतलब यही हुआ कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे करके या गलत तरीके से चुनाव लड़ गए। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का
निर्वाचन अवैध घोषित करना, अवैध घोषित करना, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। अब मान के चलिए वो है जनरल से दे दिया कि है वो जनरल और वो एससी रॉन्ग एससी सर्टिफिकेट से लड़ लिया, तो क्या होगा, उसको अवैध। और ये चीज के साथ भी होता है। जैसे कोई उम्मीदवार है, भी चुनाव चल रहा है, अब वो उम्मीदवार गलत काम किया है, चुनाव के दौरान ही पता दिया इसका उम्मीदवारी रद्द, या गलत काम कर रहा है, जैसे ये नोट बांटने का काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग इसकी उम्मीदवारी रद्द कर, या किसी प्रकार का क्या कर रहा है, ऐसा भाषण दे रहा है जिससे क्या हो, समाज सांप्रदायिक में हो, या फिर धन का लुभावना दिया जा रहा है, हाँ, दिया जा रहा है अपने उनके भाषणों से, तो इस स्थिति में उम्मीदवारी को उसकी उम्मीद करते हैं। तो ये इसका संक्षेप में 6 कार्य है। अब आते हैं इसकी शक्तियां देखते हैं, निर्वाचन आयोग की शक्तियां। निर्वाचन शक्तियां, निर्वाचन आयोग की शक्तियां अब हम लोग देखते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 324 में, किसमें, अनुच्छेद 324 में, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती है, नियंत्रित नहीं हो सकती है। कार्यपालिका इसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। इसकी शक्ति कैसे हो, या तो संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा होगा, ठीक है, संसद विधि द्वारा, या संविधान में जो प्रावधान किया गया, संवैधानिक प्रावधान द्वारा, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। तीसरा जो कि यूनिवर्सल है, न्यायपालिका द्वारा। ऐसे देखिए, न्यायपालिका के ये अर्ध न्यायिक संस्था है, इसके बारे में कहा जाता है कि नहीं, ये तो खुद अपने आप में अर्ध न्यायिक संस्था है, तो ये न्यायपालिका से मुक्त है, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यायपालिका की शक्ति क्या है, व्यापक शक्ति है। वास्तव में न्यायपालिका की शक्ति व्यापक शक्ति है, अथाह है। दिखने में लगता है कि न्यायपालिका की शक्ति यहां जाके समाप्त हो जाती है, लेकिन चूंकि ये संविधान का क्या है, संरक्षक है, ये अपनी शक्ति जरूरत पड़ने पर फैला भी लेती है। तो इस वजह से न्यायपालिका द्वारा जो है इसको नियंत्रण किया जा सकता है, संसद विधि द्वारा किया जा सकता है, या फिर जो संवैधानिक प्रावधान बताया गया इनके द्वारा। कार्यपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कार्यपालिका को भी इसको नियंत्रण करने का शक्ति दे देता तो फिर ये क्या होता, स्वायत्त नहीं रहता, अर्धन्यायिक नहीं रहता, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता था। अब अभी जैसे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर कार्यपालिका का उस पर नियंत्रण होता तो क्या होता, स्वाभाविक बात है कि जो भी वहां होते वो उसको आसानी से दबाव में लाया जा सकता था। उसको अगर कोई ईमानदार बंदा भी बैठा हुआ है तब भी उसको दबाव में लाया जा सकता था, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, साफ सुथरा चुनाव नहीं होता। इसलिए संविधान में यह किया गया कि इसको कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, या तो संसद विधि द्वारा होगा या फिर संवैधानिक प्रावधान द्वारा होगा। अब क्या है, एक चीज और ध्यान रखना है, यदि संसद विधि मौन है, संसद विधि मौन है, मौन का मतलब है कि कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, और संवैधानिक प्रावधान भी मौन है, संवैधानिक प्रावधान भी मौन है, दोनों मौन है, संसद विधि भी मौन है, संवैधानिक प्रावधान भी मौन है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग असीमित शक्ति रखता है। तब
तब क्या होता है, निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है, लेकिन प्राकृतिक न्याय और विधि का शासन के तहत। अगर ये दोनों कंडीशन है तब क्या होगा, चुनाव आयोग ये असीमित शक्ति रखता है, तब असीमित शक्ति रखता है। लेकिन नियम क्या है, यह असीमित शक्ति कब रखेगा, जबकि प्राकृतिक न्याय एवं विधि द्वारा शासन के साथ, विधि द्वारा शासन के अंतर्गत। अब सवाल फिर ये है कि अगर नहीं रख रहा, चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, वो नहीं रख रहा है, चुनाव आयोग हो सकता है बदमाशी कर रहा है, नहीं रख रहा है, तब क्या है, इसके लिए ही तब आता है किसका भूमिका, तब यहाँ आ जाता है, तब यहाँ न्यायपालिका की भूमिका आता है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका आता है। ठीक है, और अगर चुनाव आयोग ऐसी कोई बदमाशी कर रहा है तब न्यायपालिका क्या करेगा, न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरीक्षण करेगा कि आप उस किसके आधारों का, किसका आधारों का, उसका न्यायिक पुनरीक्षण करेगा कि आप किस आधार पर ये काम किए। अब है, कोई भी चुनाव होगा तो ये ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन चुनाव आयोग का जो अधिसूचना है, कोई भी चुनाव कैसे होगा, चुनाव आयोग की अधिसूचना, चाहे वो कोई करा रहा है, राज्य सरकार करा रहा है, केंद्र सरकार करा रहा है, कोई भी करा रहा है, चुनाव आयोग का जो अधिसूचना होगा, इसी अधिसूचना के तहत ही चुनाव कराया जा सकता है, चाहे किसी का भी चुनाव हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं चुनाव आयोग की संरचना, चुनाव आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग का अगर सचिवालय की बात किया जाए तो इसका सचिवालय कहाँ है, ये सवाल भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली, इसका सचिवालय है नई दिल्ली में। अब संरचना की बात करें तो वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दूसरे उसके अलावा दो अन्य आयुक्त होता है। जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पे लिए जाते हैं, किसके आधार पे लिए जाते हैं, यानी कि किसी बात पे अगर निर्णय लेना है, तीनों वोटिंग डालेगा, 2-1 का जिसमें फैसला आएगा वही होगा। ठीक, तीनों का वोट बराबर होता है, इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1+1 है। टीएन शेषन जो कि बहुत, टीएन शेषन जो है ये बहुत क्या है, नामी व्यक्ति रहे चुनाव आयोग में, कहा जाता है कि ये चुनाव आयोग का पूरा क्या कहते इतिहास ही बदल दिया, चुनाव आयोग का इतिहास बदल दिया ये व्यक्ति। तो ये व्यक्ति क्या किए थे, इस सिस्टम को लेकर के कोर्ट में चैलेंज किए, टीएन शेषन कोर्ट में चैलेंज किए कि नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या होना चाहिए, पावर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में निर्णय आया नहीं, आपका पावर अलग, भले संवैधानिक प्रावधान में उपभोग के आधार पर आपका पावर ज्यादा है, लेकिन वोट की जब बात आएगी तब आपको भी एक ही पॉइंट मिलेगा, इसको भी 1 पॉइंट, इसको भी 1 पॉइंट, तीनों को 3 पॉइंट। अब यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के अगर इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होगा या 65 वर्ष तक होगा। अब यहाँ 2 बात है, मान के चलिए कोई व्यक्ति 58 में बना, अब जैसे ही 6 ईयर हुआ यानी कि 6 साल के बाद यानी 64 में वो हट जाएगा और अब वो भारत सरकार का किसी भी पद के लायक नहीं रहेगा, अब वो भारत सरकार का किसी भी पद में
नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, हो सकता है कि किसी को लालच दे दिया, अब कार्यपालिका में जो है उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसको लालच दे दिया, तो इसलिए क्या सिस्टम बना दिया कि अगर एक बार आप चुनाव आयुक्त में बन गए हैं तो और भारत सरकार का किसी भी पद में इसके यहां से रिटायर होने के बाद आप भारत सरकार के किसी भी लाभ के पात्र नहीं रहेंगे। तो 58 वर्ष में हुआ, 6 वर्ष में यानी 64 साल में। अब कोई व्यक्ति 62 साल में बना है, कितना 62 वर्ष में, तो नियम पूर्वक कितना है 6 वर्ष का है, लेकिन नहीं, जैसे ही ये 3 वर्ष के बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, ये क्या होगा, ये रिटायर हो जाएंगे, ये अब रिटायर हो जाएंगे। अब यहाँ 6 वर्ष नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब या तो आपको 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा 6 वर्ष है, लेकिन यदि 6 वर्ष से पूर्व ही आपका 65 वर्ष आयु पूरा हो चुका है तो आपको अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति 6 वर्ष का हो चुका है लेकिन उसकी 65 वर्ष की आयु नहीं हुई है पूरी, तब भी वो मुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का आयु समझ गए, इसका कार्यकाल क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, इसे समझ गए आप लोग? जी सर समझ गए। ओके, अब देखिए अन्य जो होते हैं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का हुआ 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। अब आते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनका भी होता है 6 वर्ष तक या 62 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 62 वर्ष तक, ये इनका होता है 6 वर्ष 62 वर्ष। अब अन्य चुनाव, अब इनको हटाने की बात अगर किया जाए, अगर इसको हटाने की बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनको हटाने, इनके पास वो सारा पावर है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास जो पावर होता है वो सारा पावर इनके पास है। इनका वेतन भत्ता भी इन्हीं के समान होता है। ठीक, तो स्वाभाविक बात है कि इसको हटाने का भी प्रक्रिया कैसे होगा, इसी के जैसा होगा, यानी कि संसद के द्वारा, संसद में इनके खिलाफ टेक्निकली वर्ड में कहे तो महाभियोग ला करके इसको हटाया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से मुक्त किया जाता है संसद में, ठीक उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाएगा। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त है, इसको हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का सिफारिश आवश्यक है। देखिए इसको हटाने के लिए क्या है सिस्टम, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है सेम उसी प्रकार, क्योंकि वह सारा पावर, ये सारा पावर इसके बराबर रखता है। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त है, इनको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए आपको इनका ही सिफारिश लेना होगा, तभी इनको हटाया जाता है। तो ये हो गया इनको हटाने का नियम। और मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पूरी शक्ति रखता है। अब आते हैं इनका संरचना। संरचना को हम लोग 3 डेट में बांटते हैं। देखिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका संरचना है 1+2, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य, यानी ये हो गया कितना, इस हिसाब से अगर ये चले तो ये 3 सदस्यीय निकाय हो गया। क्या हो गया, 3 सदस्यीय निकाय, ये जो है 3 सदस्यीय निकाय हो गया। लेकिन 15 अक्टूबर 1989 तक, 1950 से लेकर, यानी 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है, उस समय क्या था
ये एकल सदस्यीय निकाय था। क्या था? एकल सदस्यीय निकाय था, यानी कि एक ही होता था मुख्य चुनाव आयुक्त, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। कब? 1950 से 15 अक्टूबर 1989। ठीक। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 से लेकर के 1 जनवरी 1990 तक। कब तक? 1 जनवरी 1990 तक। फिर ये क्या बना? 3 सदस्यीय बना। ठीक, 3 सदस्यीय बना। फिर इसका क्या है? 3 सदस्यीय बना। 2 जनवरी 1990 से लेकर 2 जनवरी 1990 से 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993, 30 सितंबर 1993। ये क्या बन गया? ये बन गया अब फिर से एकल सदस्यीय, पहले जैसा एकल सदस्यीय। ठीक, लेकिन अब 30 जनवरी 1900 सॉरी 30 जनवरी नहीं, 30 सितंबर 1993। अब 1 अक्टूबर 1993 से, कब? 1 अक्टूबर 1993 से ये क्या हो गया? त्रिसदस्यीय हो गया। ये जो वर्तमान स्थिति है ये कब से है? 1 अक्टूबर 1993 से 1 अक्टूबर 1993। इसको समझ लीजिए। शुरुआत में 1950 में क्या था? ये एकल सदस्यीय था, यानी कि सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। ये सिस्टम कब तक चला? 15 अक्टूबर 1989। 16 अक्टूबर 1989 को क्या किया? इसको 3 सदस्यीय बनाया, लेकिन 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। फिर क्या हुआ? 2 जनवरी 1990 को फिर ये क्या हो गया? एकल सदस्यीय बन गया। कब तक के लिए? 30 सितंबर 1993। ठीक, फिर 1 अक्टूबर 1993 अब तक क्या है? ये 3 सदस्यीय है। ये इसका संरचना है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है उसे ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका चयन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चयन किसके द्वारा होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। इसका चयन कौन करते हैं? चयन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो ये था चुनाव आयोग का, ये पहला भाग था। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अब तक? अब तक हम लोग पढ़े चुनाव आयोग की स्थिति। क्या है इसकी स्थिति? ये एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। इसके बाद चुनाव आयोग की जिम्मेवारी। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी क्या है? चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है साफ सुथरा एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, निर्दलीय को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करना। भाई कौन सा क्या मतलब कौन सा दल राष्ट्रीय है, कौन सा राज्य है, ये सब उसका काम करना। साथ में मतदान में अधिक से अधिक लोग भागीदार हो, इसका व्यवस्था करना, इसके लिए प्रयास करना। ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। इसके अलावा हम लोग पढ़े चुनाव आयोग की संरचना। चुनाव आयोग की वर्तमान संरचना अगर बात किया जाए तो ये क्या है? चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। स्वतंत्रता के पश्चात 1 सदस्यीय था। 89 में इसको फिर 3 सदस्यीय बनाया गया, जो कि
1 जनवरी तक रहा। उसके बाद ये फिर क्या हो गया, 1 सदस्यीय हुआ। फिर 1993 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 सदस्यीय है। इसके बाद क्या पढ़े, चुनाव आयोग के अधिकारियों की स्थिति। चुनाव आयोग के अधिकारी क्या क्या होता है अधिकारी में, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अन्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश के समान शक्ति रखते हैं, इसलिए उसको हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। अन्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पे हटाया जा सकता है। इसका चयन कौन करते हैं, चयन राष्ट्रपति करते हैं और आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। ये इसका है। बहुमत की बात करें, मत की बात करें तो तीनों ही अधिकारी का मत बराबर होता है। संवैधानिक प्रावधानों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पावर जरूर ज्यादा है, लेकिन वोटिंग के मामले में नहीं है। चुनाव आयोग किसका किसका चुनाव कराते हैं, भारत का जो चुनाव आयोग है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब पढ़े। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, चुनाव आयोग का महत्व पढ़े। इसका क्या क्या महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव कराना, क्योंकि इस चुनाव के उपरांत ही क्या होता है, वे लोग चुने जाते हैं जो विधि निर्माण में भाग लेते हैं, यानी देश का शासन व्यवस्था जिसके हाथ में जाता है। अब आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में 324 से 329 जो आज संक्षेप में बताए हैं, आज संक्षेप में बताया है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग में सुधार पढ़ेंगे। जो चुनाव आयोग में सुधार है, जो कि मेंस में अक्सर आता है, तो इसको सुधार को लेके पढ़ेंगे। इसका सुधार का प्रयास क्या क्या किया गया है 2000 से पहले, 2000 के बाद, उन सारों प्रयासों को, जितने प्रयास है उनको पढ़ेंगे। प्लस इससे संबंधित जितनी समिति बनी है उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, दलीय दल बदल कानून के बारे में पढ़ेंगे। दल बदल कानून, ये चीज राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, दल बदल कानून के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग को पढ़ना है जो चुनाव आयोग का जो संवैधानिक स्थिति है 324 से जो 329 है, जो आज संक्षेप में बताए हैं, इसको विस्तार से पढ़ना है। इसमें क्या क्या है ये आज विस्तार से नहीं बताए थे। दूसरा, चुनाव आयोग में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, कौन कौन सी समिति बनी है, इसको पढ़ना है। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक दल क्या है, दल बदल कानून के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हम लोग को, अब हम लोग इसको नेक्स्ट, एक टॉपिक बचा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर कर देंगे। प्लस चुनाव आयोग से संबंधित का जो नोट्स है वो ब्लॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में भी, लाइब्रेरी में भी कुछ दिन में मिल जाएंगे, फिलहाल ब्लॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।